जरा कान लगाकर ध्यान से और दिल से सुनिए। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये नदियों की कलकल, ये मौसमों की हलचल, ये पर्वतों की चोटियां कुछ कहना चाहती हैं हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। तो शुरू होती है हमारी यात्रा प्रकृति को समझने की महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से, जहां भारतीय रेल का सुहाना सफर ले जाता है हमें कुदरत को करीब से देखने और जानने की इस हसीन खोज के लिए। विदर्भ का ये इलाका, उसका अनमोल अथाह अद्भुत जंगल, इसकी भौगोलिक बनावट और स्थिति के कारण यहां के जंगल गर्मी में बंजर नजर आते हैं। लेकिन यही जंगल अपना रंग रूप मौसम के अनुसार बदलते भी हैं। कुदरत के रंग और चित्रकारी दोनों ही कमाल के होते हैं। पूरी कायनात को कुदरत अपने तरीके से सजाती है, संवारती है, और उसी कायनात का हिस्सा है हमारी धरती। इसी धरती के कागजी कैनवस पर 7 रंगों की चित्रकारी का जादू हमें बिखरा हुआ मिलता है, बेशुमार, बेइंतहा, इतना कि हमारी आंखें चुंधिया जाएं। और इसी जादूगरी के नमूनों में से एक है जंगल का हरापन, जो देता है हमारी आंखों को सुकून, और इस सुकून के साथ साथ पूरी दुनिया और इंसानी सभ्यता के लिए बहुत कुछ देता है। महाराष्ट्र का यह इलाका ऊपर से देखने पर दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न के घने जंगलों की याद दिलाता है। यह जंगल भव्य भी है, सुंदर भी। शायद ये कुदरत का अलिखित नियम या कायदा है कि हर इलाके को वो अपनी तरह से खास वरदान देती है और खासियतें भी देती है, पर कुछ इलाके ही उसके विशेष कृपा पात्र होते हैं। विदर्भ भी ऐसे ही कुदरत का एक लाडला इलाका है, जंगल और धरती में छिपे खजानों का इलाका। घने जंगलों के बीच नरनाला में गोंड शासकों का बनाया हुआ यह किला विदर्भ के जंगलों को खूबसूरती का एक अलग ही मकाम देता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि वे मध्यकाल से 14 से 16वीं शताब्दी के बीच राज कर रहे थे। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना कर अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित की थी। विदर्भ का यह इलाका गोंडों के 4 प्रमुख साम्राज्यों में से एक था, जहां कुल मिलाकर उन्होंने ऐसे 52 गढ़ बनवाए थे। बहरहाल, इस गोंड किले की भव्यता दुनिया की किसी भी राजसी इमारत को ईर्ष्या में डाल सकती है और हर भारतीय को हमारे अतीत के गौरव से भर सकती है। गोंड और अन्य आदिवासी जंगल के मूल निवासी हैं। ये जंगल के बफर और कोर एरिया में रहते हैं। दिन ब दिन कम होती जा रही जंगल की जमीन
मानव और जंगली जानवरों के अस्तित्व का संकट और तनाव पैदा करती है। इसे सुलझाने के लिए सरकार के वन विभाग की ओर से कई प्रयास जारी हैं। In the core areas, the problems which we are facing are the rehabilitation of the villages. In the core area of Melghat Tiger Reserve, of which 16 villages has been relocated through the consent of the villagers. Now 15 more villages needed to be relocated. This relocation is a biggest challenge as administration we are facing, because now there are more than 6 to 7 villages who are ready to go on voluntary relocation, which they have given the resolutions also. त्या आजूबाजूची जी गावं असतात त्या पूर्ण गावाचा जो गाई गुरे असतात त्यांचा जो प्रेशर असतो तो त्या पॅचवर असतो। मग समजा एखादा जर पॅच पाहिला त्याच्या आजूबाजूला 4 गावं असली तर ते 4ही गावांच्या गाई गुरे त्या वन विभागाच्या वन क्षेत्रामध्ये गाई चराईसाठी जातात। तो आता वन विभागाने आम्ही अशी एक योजना राबवली आहे की गावातील लोकांना दुधाळ गाई जर आम्ही दिल्या तर भाकड जनावरांच्या बदल्यामध्ये आम्ही दुधाळ गाई देतो, जेणेकरून गाई गुरांचा जो प्रेशर असतो आपल्या वन विभागाच्या वन क्षेत्रामध्ये तो कमी होतो। अजून एक जर समस्या आपण पाहिली तर गावातील लोक किती आपण त्यांना आधुनिक पद्धतीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला तरी लोक स्वयंपाक जो आहे तो आपल्या चुलीवरच करतात। चुलीवर केल्यामुळे त्यांना जो इंधनाचा पुरवठा असतो तो साहजिकच वन विभागातून नेण्याचा ते खूप प्रयत्न करतात। मग त्यासाठी आपण एक खूप महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली आहे की याच्यामध्ये आपण पूर्णच्या पूर्ण गाव LPG युक्त केलं तर त्या गावातील जो इंधनाचा पुरवठा ते ज्या क्षेत्रातून घेत होते ते जाणार नाही, जेणेकरून तिथे वनक्षेत्र वाढण्यास आपल्याला खूप मोठी मदत होईल। माझं नाव परमेश्वर शालिग्राम फाल्ले, मी कोलुरा येथील रहिवासी आहे। आता वन विभागाकडून मी जे 2 LPG गॅस दिले आम्हाला, जे घरोघरी वाटप केले, तर सुरुवातीला असं इंधन आणायला आम्हाला जंगलात जावं लागत होतं, पण आता गॅस दिल्यामुळे आता जंगलात जायचं काम पडत नाही आणि ते घरीच स्वयंपाकाला पण ते चांगलं होते। इस यात्रा के दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस विशाल और घने जंगल की रक्षा एक चिंता का विषय है, क्योंकि विदर्भ का जंगल लकड़ियों का खजाना है। विकास की इस दौड़ में ये कुदरत के संसाधन बहुमूल्य होते जा रहे हैं। यही है मूल कारण बढ़ती हुई तस्करी का और वन रक्षकों के लिए गंभीर चुनौती का, क्योंकि ये तस्कर पड़ोसी राज्य से आते हैं। सतर्क वन रक्षक दिन रात जंगल की सुरक्षा में लगे रहते हैं। इनकी अपने काम में हुनर और जिम्मेदारी के एहसास के कारण ही जंगल आज हमारे बीच है और हमारे साथ है। अगर बात करें जंगल की आग की, तो वो उतनी ही पुरानी है जितने पुराने हैं धरती पर जंगल। वैसे जंगल की आग जंगल के कचरे को नष्ट करने में और नई वनस्पतियों के लिए अच्छी मानी जाती है, पर यदि ये हद से बढ़ जाए तो यही आग जंगल के लिए विभीषिका है, यानी जंगल की मौत। हर साल विदर्भ के जंगल भी आग के शिकार होते हैं और फिर वन विभाग के कर्मचारी और आसपास के लोग ही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आपल्या जंगलात आगी लागण्याची कारणे म्हणजे शेतकरी जे असतात, जंगलाला लागून जे शेतकरी असतात ते आपले धुरे जाळतात व ते न विझवता तसेच ठेवल्याने तिथून लगतच्या जंगलामध्ये आग पसरते। तसेच तेंदूपत्ता, मोहा फुले गोळा करणारे जे आपले गावातले लोक असतात, तेंदूची पाने चांगल्या क्वालिटीची येण्यासाठी आणि मोहाची फुले गोळा करताना काही त्रास होणार नाही याच्यासाठी झाडांच्या खाली आग लावतात व ती आग पूर्ण जंगलामध्ये पसरते। तसेच रस्त्याने जाणारे वाटसरू जे असतात ते सिगारेट बिडी पिऊन
न विझवता तसेच ठेवून देतात, त्याच्यामुळे सुद्धा आग पसरते. जंगलाला आग लागल्यावरती जंगलातील नैसर्गिक पुनरुत्पादन जळून गेल्यामुळे जंगलाची संपन्नता कमी होते आणि आपल्या भविष्यामध्ये जी येणारी झाडं असतात ती आपल्याला मिळू शकत नाही. जाहिर है कि जनता, खासकर स्थानीय जनजातीय समूह और सरकार के मिलकर बेहतर ईमानदार प्रयासों से ही इस बारे में सार्थक नतीजों की उम्मीद की जा सकती है. विदर्भ को भारत की उभरती हुई टाइगर राजधानी कहा जाता है. यही कारण है कि इस जंगली इलाके में भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व भी बनाए हैं. भारत का पहला टाइगर रिजर्व मेलघाट में 1974 में बनाया गया था. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में टाइगर जनसंख्या 1400 है, जिसमें से 250 केवल विदर्भ के टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों में है. विदर्भ के इस इलाके से नगजीरा और बोर के टाइगर रिजर्व और चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा, अंधारी को लेते हुए इस पूरे इलाके को टाइगर कैपिटल बनाने का काम केंद्र सरकार ने कई साल पहले शुरू कर दिया था. आमच्या सायबर सेल अंतर्गत राज्यात व राज्याबाहेरील 70 केसेसमध्ये व्याघ्र शिकारींना पकडण्यात यश मिळवलेलं आहे. जे बहिलिया टोळी इथे जे येत होती महाराष्ट्रामध्ये आणि शिकार करून परत जायची, त्यांच्यावर चांगल्या प्रकारे आम्हाला अंकुश लावता आलेला आहे. आम्ही जो सायबर सेलमध्ये इथे डाटाबेस तयार केला आहे, त्या डाटाबेसवरून जे आरोपी आहे आमचे, ज्यांना म्हणू की ज्यांनी पूर्वी पोचिंग केलं आहे आणि ज्यांच्याशी जे कनेक्टेड आहेत, अशांवर आम्हाला वॉच ठेवणं, त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणं हे याच्यामध्ये आम्हाला करता आलं. त्याच्यामुळे कसं झालं की ते जेव्हा केव्हा ॲक्टिवेट होतील किंवा आमच्या एरियात येतील ते आम्हाला अलर्ट मिळतो आणि त्याच्यावरून जे वाघांची संख्या वाढण्यामध्ये जी मदत झाली आहे, आपोआपच वाघांची संख्या वाढली म्हणजे बाकी वन्यजीवांचं त्याच्यामुळे संरक्षण होईल आणि मानवाचं सुद्धा त्याच्यामध्ये संरक्षण होईल. Most of the times, judges and advocates are not well versed with the provisions listed either in Indian Forest Act or in Wildlife Protection Act. These are the two major acts which provide protections to wild animals and to forests in our countries: Indian Forest Act 1927 and the Wildlife Protection Act 1972. Now, most of the times we have to the forest officer has to brief the lawyer also, the public prosecutor and the judge also, that these are the provisions and these are the provisions and the penalties given for a violation of those acts. These acts have given the powers and penalties, but they have not listed out the provisions or what you call the procedures to file the case in the court. Now you have to follow those either IPC or CRPC or Indian Evidence Act. Now those acts are for different kind of offences where humans are involved, but in our cases if someone cut the tree, the tree cannot give the evidence or tree cannot lodge the FIR or FIR with the police or FIR with the forest department. Same is the case with wild animals also. Wild animals cannot come to the court to give the evidences. Now court and public prosecutor has to rely on the evidences gathered in the forest area where you will not find any witness. Now courts want the witnesses. Where will you bring the witness? Court has to understand that these are the special acts, have a special provisions, special consideration should be given to them. So what we feel that forest officials should be given powers more under the same acts and to educate over the cases also. आप और हम सब जानते हैं कि जंगल में जानवरों का शिकार कुछ लोग पेट के लिए करते हैं, कुछ लोग शौक के लिए और कुछ लोग तस्करी के लिए. और जंगल के उन मूक जीव जानवरों को हम तस्करों से बचाने और रेस्क्यू करने का काम विदर्भ के जंगलों में सरकारी टीम करती है. कुछ गैर सरकारी मददगार हाथ भी आगे आते हैं. देखिए, ऐसे ही एक मादा टाइगर रेस्क्यू का अभियान हमें कैमरे में कैद करने का अवसर मिला.
2011ला एक रेस्क्यूड टायग्रेस जेव्हा आम्ही इथे सोडली, महाराष्ट्रातली ती पहिली टायग्रेस होती आणि तिला सोडल्यानंतर तिच्या दृष्टीनं तिला लागणारं खाद्य आणि तिला लागणारं पाणी त्या दृष्टीने इथे कामं करण्यात आली की जे काही नदी नाले या एरियातनं जात होते त्यामध्ये नाला बंडिंगपासनं नाला खोलीकरणपासनं असे कामं केलेत. आणि त्यानंतर 2013मध्ये आम्हाला जो रिझल्ट मिळाला की ती जी टायग्रेस होती तिला 3 कप्स आम्हाला या एरियात दिसले आणि 24/7 जे कॅमेरा ट्रॅपिंग या एरियात आमचं चालू होतं त्यामध्ये आम्हाला लक्षात आलं की तिला 3 कप्स आहेत. आणि आज काही ठिकाणी नॅचरल वॉटर होल्स जे आहेत त्याला आम्ही मॅनेज केलं, पण उन्हाळा इतका तापतो आहे की काही ठिकाणी आम्हाला आर्टिफिशियल वॉटर होल असे तयार करावे लागले की सोलर लावून, म्हणजे जिथे मनुष्याचा कुठलाही हस्तक्षेप नको, सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत ते पाणी इथे येतं. इथे कुठलेही माणसाचा हस्तक्षेप नसल्यामुळे जनावरं बिनधास्त या पाण्यासाठी इथे येतात. आज इथे 6 इंडिव्हिज्युअल आणि 5 कप्स इतकं पॉप्युलेशन आहे. त्यांना लागेल असं प्रे पण आहे, म्हणजे निलगाय आहे, सांबर आहे, चितल आहे, रानडुक्कर आहेत. त्याच्यामुळं इथे जे ॲनिमल्स आहेत त्यांचं इथेच खाद्य असल्यामुळे ते बाहेर जात नाही आहेत. म्हणजे जो मॅन ॲनिमल कन्फ्लिक्ट आहे तो झिरो करण्यात आम्हाला इथे यश आलेलं आहे. Reductions in the forest covers not only in our country but in the entire world are the 3-4 basic reasons. One is the heavy biotic pressures. People require lands not only for development, they require the land for agriculture also to grow more food. In India, most of the forest is diverted to agriculture just to grow more foods. The second the reason is the encroachments. Land hunger. Everyone wants a piece of land, and then your population is growing. So from 30 lakhs when you become independent, and now it's say 1 crore 30 lakhs. Now if you consider the entire world, we have only say 2% area, geographical area of the world, and then our forest is not even less than 2%. Now over this forest, more than say 19% of the human populations and around 20% of the cattle population is dependent. Now to meet their all, not only the biological demand, their ecological, like the demand of oxygens, the demands of fruits, the demand of the medicines. It requires that the India or every country should have at least 33% of geographical area under forest cover. विदर्भ के इन जंगलों को बनाए और बचाए रखने की पवित्र मुहिम का हिस्सा है महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग की ओर से किया जाने वाला पौधारोपण कार्यक्रम. सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर लगातार ऐसी ईमानदार कोशिशों और मानव सभ्यता के हम सब प्रतिनिधियों की प्रतिबद्ध जागरूकता के साथ ही जंगल की हरियाली को हम उसकी स्वाभाविक खूबसूरती के साथ अगली पीढ़ियों को सौंप सकते हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का जो प्लांटेशन लिया था जुलाई 1 में, उसमें नागपुर में जो अंबाझरी तालाब है उसके कैचमेंट एरिया में 1750 एकड़ में बहुत अच्छे क्वालिटी का प्लांटेशन हुआ है. जहाँ की जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ 100% सर्वाइवल रेट है, जो कि कहीं मिलना मुश्किल है. और जो हम देख रहे हैं विदिन यही साल में जो फ़र्क आया है ये एरिया में बहुत ज़्यादा है. इसमें डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी आए हुए, एक रेयर बर्ड्स भी इधर आ रहे हैं. तो ये जो प्लांटेशन, सराउंडिंग में पानी देना, झाड़ का जो ग्रोथ हुआ है, वो इससे हम आज आराम से इधर प्लेजेंट वेदर में खड़े हैं. भले ही टेम्परेचर ज़्यादा है पर महसूस यही है कि इसका प्लस पॉइंट हुआ है ये प्लांटेशन का, जो हम इधर महसूस कर रहे हैं. लेकिन अभी भी सवाल हमारे सामने गंभीर है. आज जंगल कहां है और कितने बचे हैं और किस हाल में हैं? जंगल की संपदा के लिए हमें बहुत कुछ करना है और इसके लिए जो करना सबसे सही है वो है कि मनुष्य इसका उपयोग करे. इससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मनुष्य इसके लिए सीमाओं को तोड़े
ये इसके लिए ठीक नहीं। विकास की इस दौड़ में प्रकृति को नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ये सवाल है हमारे भविष्य का। ये कोई खेल या कहानी नहीं है। मानव प्रकृति के अनुसार चले, यही हमारे यानी मानव सभ्यता के हित में है। समय की मांग यही है कि बचाना होगा इस जंगल को, क्योंकि हम निर्भर हैं एक दूसरे पर।